नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि निर्वाचन की प्रक्रिया इस बार शुरू हो चुकी है और निर्वाचन चूंकि हमारे देश के लिए और हमारे देश के तरह जो भी लोकतंत्र है उनके लिए एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है, जहां जनता पूरी तरह से जाकर के जुटती है और अपने लिए शासन करने वाले लोगों को, अपनी तरफ से शासन करने वाले लोगों का चुनाव करती है। क्योंकि ये साल 2024 का साल चुनावों का साल है, ऐसे में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं। यानी आप कह सकते हो कि संसद के लिए चुनाव और कई राज्यों में विधानसभाओं के लिए चुनाव होने हैं। अब कई सारे लोगों का ये सवाल होगा, एक नागरिक होने के नाते और एक परीक्षा के अभ्यर्थी होने के नाते, कि क्या निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित या मतदाता सूची से संबंधित कोई जानकारी हमें जाननी चाहिए? क्या उससे कोई सवाल बन सकता है या एक नागरिक होने के नाते ही जानना आवश्यक है? तो आज का जो हमारा डिस्कशन है, इस पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं। मतदाता सूची में अगर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, है ना? अपना नाम कैसे दर्ज करा सकते हैं, नामांकन की प्रक्रिया में कैसे जुड़ सकते हैं, और अगर आप नए वोटर हैं तो आपको क्या करना होगा। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये भी देखेंगे कि पूरे देश में अलग अलग तरह से किस स्तर पर इन चुनावों को डिवाइड किया गया है, यानी कि हम कहें कि चुनावों के लिए अलग अलग समय को तय किया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी आपको दे दें। आप में से जो भी बच्चे या जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए, उनके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी ने 14 अप्रैल के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसके लिए आप मुफ्त में एनरोल कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी एक खास बात है। खास बात यह है कि जो स्टूडेंट 16 जून को एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें जिस पैटर्न पर एग्जाम देना है लगभग उसी पैटर्न पर आपको 2 पेपर सॉल्व करने को मिलेंगे, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। पेपर 1 का संबंध है आपके जो सब्जेक्टिव नॉलेज है ना, वो आपको मिलेगा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, जो लगभग वही समय है जो यूपीएससी ने निर्धारित किया है। और दूसरा है सीसैट का पेपर, जो उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन 1 घंटे का समय लेकर के 12:30 से 2:30 बजे तक आप इस एग्जाम को भी दे सकते हो। क्योंकि जो आपको वास्तविक बैटल लड़ना है उसकी तैयारी यहाँ से करते रहिए, उसके लिए पहले से अभ्यास करते रहिए। इसके अलावा कई सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं नए बैचेस के लिए, तो एक बैच 15 अप्रैल से शुरू होने वाला है और एक और बैच है जो 6 अप्रैल से शुरू हो चुका है, तो इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो ऑप्शनल के बारे में जानकारी चाह रहे हैं, तो कई सारे ऑप्शनल है जहाँ आप एक एनरोलमेंट के माध्यम से इन सभी ऑप्शनल्स को जाकर के देख सकते हो, और जो भी आपका बेस्ट ऑप्शनल आपको लगता है या आपने डिसाइड कर लिया हो तो उसको ले सकते हो। अब इन सभी कोर्सेज को अगर आप लेना चाहते हैं और बेस्ट डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं, तो आप ये कोड यूज कर लीजिएगा, हिम शर्मा। इसको यूज करने के माध्यम से आपको जो बेस्ट डिस्काउंट हो सकता है किसी भी कोर्स को अगर आप लेते हैं तो वो मिल जाएगा। अब आते हैं टॉपिक पर कि क्या आप वोट डालने के लिए पंजीकृत हैं, है ना? तो अगर आप ये सवाल खुद से पूछते हैं, क्योंकि हर साल चुनाव नहीं होते, 5 वर्ष में एक बार होते हैं अगर हम लोकसभा की बात करें, है ना? तो ऐसा हो सकता है कि पिछले बार जो लोग लोकसभा के चुनावों के दौरान वोटर नहीं रहे हों, बेसिकली हम कहें कि जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की हो, वो लोग वोटर नहीं रहे होंगे। और हो सकता है इस बार आपने 1 अप्रैल, ध्यान रखिएगा इस तारीख को, अगर आप 1 अप्रैल 2024 तक 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप इस बार के वोटर बन सकते हैं, है ना? वोटर बनने के लिए क्या करना है आपको? 3 प्रक्रिया हो सकती है। पहला तो आप अभी 18 वर्ष के हुए हैं और अभी आप पहली बार वोट डालेंगे, है ना? तो अगर आपकी स्थिति यहाँ पर है तो अभी आपको करना क्या है कि आपको पंजीकरण करा लेना है। मतदान करने के लिए, वोट करने के लिए आपको कम से कम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दूसरा, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है ना, या कम से कम आप नामांकित तो हैं ही, यानी पहले आपने कभी मतदान किया है, तो आप मतदाता सूची की जांच कीजिए कि आपका नाम क्या वोटर लिस्ट में मौजूद है या मौजूद नहीं है। अब आप पूछ सकते हैं सर कहां पर जांच करेंगे, तो अभी आगे देखते हैं। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उसमें जाकर के आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि यदि आप अपने अंतिम वोट के बाद स्थानांतरित हो गए हैं तब आप क्या कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आप एक समय उत्तर प्रदेश के किसी जिले में रहते थे, वहां आपने वोट डाला होगा, बाद में आप किसी दूसरे राज्य में चले गए हैं और लंबे समय से रह रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? तब आप अपना पता अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 बातें ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अगर आप पहले उत्तर प्रदेश में रहते थे और अब आप गुजरात में जाकर के रहने लगे हैं, तो गुजरात में अगर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया है तो संभावना ही ये है कि आपको वही पुराना वाला मतदान में आप रजिस्टर्ड होंगे, पुराने वाले नामांकन सूची में।
अगर आपने रजिस्टर्ड करा लिया है तो फिर आपको यहाँ पर वो जानकारी मिल सकती है। कई बार होता क्या है कि इलेक्शन कमीशन रिपीटेड नामों को या पता बदले गए नामों को अपनी नामावली से हटाता रहता है। तो इन तीनों प्रक्रियाओं में आपको ये पहले तय करना है कि आखिरकार आपकी स्थिति इनमें से कहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर हैं कि अभी आप 18 वर्ष के नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप नियमों को देखिए, समझिए, जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तब इस प्रक्रिया से जुड़िएगा। अब सवाल यह है कि आखिरकार मतदाता सूची होती क्या है। इसे हम कहते हैं इलेक्टोरल रोल या इसी को कहते हैं निर्वाचक नामावली। तो इलेक्टोरल रोल या निर्वाचक नामावली एक सामान्य सी सूची है जिसे हम वोटर लिस्ट भी कहते हैं, यानी मतदाताओं की एक सूची होती है जहां पर कोई व्यक्ति खुद को एक इलेक्टर के रूप में रजिस्टर कर सकता है उस क्षेत्र में जहां से वह रहता है, जहां का वह निवासी है। ठीक है, आप जिस क्षेत्र से आते हैं आप वहां पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के लिए, उस लोकसभा क्षेत्र के लिए। अब लोकसभा क्षेत्र चूंकि बड़ा होता है, जहां से संसद के सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो कई सारे विधानसभा के क्षेत्र एक लोकसभा के क्षेत्र में होंगे, ये बात याद रखिएगा। फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट electoral roll of a constituency is divided into several parts which contain details of electors of the corresponding polling areas। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको अलग अलग तरह से डिवाइड कर दिया जाता है ताकि हम एक ही बार में सभी मतदाताओं को एक जगह पर ना जोड़ें। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लोगे तो यहाँ पर 80 सीटें लोकसभा की होंगी। अब आपको पता है कि जिलों की संख्या तो 75 है लेकिन सीटें 80 हैं, इसका मतलब हुआ कि सीटें बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं। अब आपने जो एक शब्द सुना था डिलिमिटेशन, है ना, तो डिलिमिटेशन के प्रोसेस से ही ये सीटें आपको दिखाई देती हैं। बहरहाल अभी के लिए 80 हैं, तो इन 80 सीटों में अलग अलग समय पर मतदान होगा। एक बात और याद रखिएगा कि इस बार का जो मतदान है वो 7 चरण में होना है। कितने चरण में? 7 चरण में। और 7 चरणों के बारे में आप जानकारी ले सकते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट में जाकर के, जहां उन्होंने दिखा दिया है कि किस चरण में आपके क्षेत्र का मतदान होगा। तो अगर आप उत्तर प्रदेश को देखो तो 4थे चरण, 5वें चरण में उसमें जो मतदान है वो शामिल है। इसी तरह अलग अलग राज्यों में कुछ में आप देखोगे तो 7वें चरण में भी है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे उत्तराखंड, वहां पर आप देखोगे पहले चरण में वोटिंग होनी है। तो आपको एक बार ये तय कर लेना है कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर मतदान कब होगा। चलो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल रोल इन इंडिया, कि आखिरकार जो निर्वाचक नामावली है उसके कितने प्रकार आपको भारत में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे समझिए कि वर्तमान में जितने भी राज्य हैं, अधिकांश राज्य ऐसे हैं जो पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में, संसद के चुनाव में और विधानसभाओं के चुनाव में अलग अलग मतदाता सूची का उपयोग करते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? जैसे कि आपने एक शब्द सुना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो जिम्मेदारी है चुनावों की वो है लोकसभा, ठीक है, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, कुछ इतने चुनाव इन्हें कराने हैं। अब आपको पता है कि नगर पंचायत के भी चुनाव होते हैं, है ना, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत या नगर निगम, ये जो चुनाव है ये चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। ये चुनाव कराता है भारत का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत निर्वाचन आयोग। तो एक अंतर होगा कि क्या इसकी नामावली भी यहाँ पर यूज कर ली जाएगी, जो इन्होंने बनाया है वोटर्स की लिस्ट, क्या वही यहाँ पर यूज होगी? तो थोड़ा सा अंतर है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो इनकी नामावली को यहाँ पर भी यूज कर लेते हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जो यूज नहीं करते, वही यहाँ दिया हुआ है। क्योंकि चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार 2 संवैधानिक निकाय यहाँ पर उपयोग करेंगे इसका, एक है भारत का चुनाव आयोग, दूसरा है राज्य का चुनाव आयोग। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो ऐसा करते हैं? क्योंकि स्टेट का इलेक्शन कमीशन अलग राज्य कानूनों के तहत काम करता है, ऐसे में कुछ राज्य स्टेट के इलेक्शन कमीशन को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसकी मतदाता सूची का उपयोग करने की परमिशन दे देते हैं। कुछ राज्य नहीं देते, है ना। कौन कौन से नहीं देते आप देखो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, है ना, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ऐसे कुछ राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर भी है इसमें, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इसकी परमिशन नहीं देते हैं। बाकी सभी राज्य स्थानीय निकाय चुनावों के लिए
इलेक्शन कमीशन के रोल को ही अपना लेते हैं, तो वहां पर ज्यादा काम नहीं बढ़ता। लेकिन कुछ राज्यों में चूंकि अलग नियम है, इसलिए वो दोबारा से इस प्रक्रिया को प्रोसेस कराते हैं। अब अगला सवाल है कि मतदाता सूची में अगर आपका नाम है, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड रहे हैं, तो अपना नाम आप ढूंढ कैसे सकते हैं। देखिए, इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां बहुत आसान तरीके से आपको आपका नाम मिल जाएगा। इसको कहा गया है electoralsearch.eci.gov.in, electoralsearch.eci.gov.in याद रखिएगा। या फिर आप वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जा सकते हैं, वहां पर आप अपनी वोटर आईडी के माध्यम से, वोटर आईडी में एक नंबर होता है, उसको दर्ज करके आप बहुत आसानी से अपनी आईडी तक पहुंच जाओगे। ठीक है, दूसरा है आप अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करें। तीसरा है आप अपने पर्सनल डिटेल्स का, जैसे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा, इसका उपयोग करके आप ये जान सकते हैं कि क्या आपका नाम मतदाता सूची में है या फिर नहीं है। अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे, कुछ ही दिन पहले मैंने भी इसको देखा है, तो मुझे जानकारी मिल गई है कि मेरा जो नाम है वो किस नामावली में है और वो किस चरण के मतदान के तहत आएगा। तो इसी तरह आप भी देख पाओगे, और उसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आ जाएगी, उसमें डेट भी लिख करके आ जाएगी कि किस तारीख को आपको मतदान करने जाना है। अब अगर आप पंजीकृत नहीं हैं, तब आपको क्या करना है ना। तो ऐसे मौजूदा मतदाता जो पंजीकृत नहीं है, उनके पास अभी भी अगले कुछ चरण के चुनावों में पंजीकृत होने का समय मौजूद है, ध्यान रखिएगा, है ना। या फिर जो नए मतदाता हैं जो 18 वर्ष के हो गए हैं और उन्होंने कभी भी मतदान नहीं किया है, वो भी इसके तहत पंजीकृत हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म 6 भरना होगा, है ना। लेकिन कुछ डेट ध्यान रखिए, पहले चरण की चूंकि जो लिस्ट थी वो 27 मार्च तक ही वैलिड थी पंजीकरण कराने की, दूसरे चरण की 4 अप्रैल तक वैलिड थी, ये खत्म हो गए हैं। इसके बाद के चरणों में आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन एक बात जो इलेक्शन कमीशन ने कही है वो ये है कि अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं और आप नए मतदाता हैं, तो कम से कम 7 दिनों के पहले इसको आप रजिस्टर कराएं, आवेदन करें अंतिम तिथि के 7 दिनों के पहले, ताकि ठीक तरीके से वो प्रक्रिया पूरी की जा सके। इसके अलावा देखो, इसमें अलग अलग फॉर्म है, फॉर्म के नाम आते हैं। जैसे फॉर्म 8 है, एक फॉर्म 8, अभी मैंने आपको बताया फॉर्म 6, अगर आप नए मतदाता हैं या फिर अगर आप अपना निर्वाचन क्षेत्र बदलना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको ट्रांसफर कराना है तो आप फॉर्म 6 भर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप निर्वाचक नामावली में जो विशिष्टियां हैं, अगर आप उनको चेंज करना चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कोई करेक्शन कराना है, तो आप फॉर्म 8 भरिए। अगर आपको लग रहा है कि मृत्यु या स्थान परिवर्तन के कारण निर्वाचक नामावली में किसी अन्य व्यक्ति का नाम हटाना है, कोई मृत्यु हो गई है, तो आप यहाँ पर फॉर्म 7 के थ्रू आवेदन दे सकते हो। किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में अगर नाम अपना जोड़ा जाना है, तो वो फॉर्म 6 का भर सकता है, ठीक है। इसी तरह फॉर्म 8 का है, इसे कौन भरेगा, एक निर्वाचक क्षेत्र में निवास स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए अगर आपको आवेदन देना है, तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। चलो, ओवरऑल अगर हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करें, तो देखिए, एक नागरिक होने के नाते, एक एस्पिरेंट होने के नाते ये जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और देश में रहने के लिए जो लोकतांत्रिक प्रणाली हमने अपनाई है, अपने देश को अपनाया है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना वोट जरूर दें, ठीक है। क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है, आप जो चाहते हैं, आप जो बदलाव लाना चाहते हैं। अगर आप वर्तमान सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं तो भी अच्छी बात है, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको किसी अन्य पार्टी की तरफ से कही गई बात ज़्यादा अपील कर रही है, आपको लग रहा है कुछ दूसरे काम भी ज़्यादा होने चाहिए थे, तब भी आप वोट दें। अगर आप वोट नहीं देंगे, भले ही आप किसी पार्टी को पसंद करें या ना करें, आप नन ऑफ द एबव में भी जाकर के वोट दे सकते हैं, जिसको हम नोटा कहते हैं, ठीक है। लेकिन वोट जरूर दें, ताकि आप अपना विरोध और अपना समर्थन दर्ज करा सकें, अपनी भागीदारी दर्ज करा सकें, सुशासन को ला सके और प्रगति सुनिश्चित कर सके। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी वोटिंग डेट जरूर जान लें, जिस दिन आपको मतदान करना है, और अपने मित्रों और अपने परिवार के बीच चुनाव को लेकर के जागरूकता फैलाने में जरूर मदद करें, ठीक है। चलो, अब देखते हैं आज का एक सवाल। तो जिन्हें प्रश्न इंग्लिश में देखना है वो यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद इसी प्रश्न को मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें। पहला, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन एवं संचालन। दूसरा, संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करना। तीसरा, राजनीतिक दलों को मान्यता देना तथा राजनीतिक दलों एवं चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। और चौथा, चुनावी विवादों के मामले में अंतिम फैसला सुनाना या उसको उद्घोषित करना। उपरोक्त में से कौन से भारत के चुनाव आयोग के कार्य हैं।
तो ये आपको यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, आपको ये आंसर करना है। जल्दी से आंसर कीजिएगा, देखते हैं कितने लोगों का उत्तर सही होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा टॉपिक आपको कैसा लगा, और जो भी आपके आसपास लोग हों उनको इस विषय के बारे में जानकारी जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। ठीक है, आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।